अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ये जो है हमने जो एक स्पेशल लॉ स्टार्ट किया था, द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979, उसका हमारा ये थर्ड लेक्चर है आज, जिसमें हम कवर करेंगे अपने सेक्शन 14 15 को इंशाल्लाह। सेक्शन 14 और 15 जो है वो एक बहुत ही इंतहाई हमारा जो है एक अहम सेक्शन है, जिसकी हमारे जुडिशियल एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ही ज्यादा जो है वो ये वर्थफुल है। और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके हवाले से हमें जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके हवाले से जो है हमें सिचुएशंस बना के दी जाती हैं, जिसको हमें जो है अगर हमने अच्छे तरीके से समझा होगा तो हम आंसर कर पाएंगे। जुडिशियल एग्जामिनेशन के दौरान ये हमारा एक स्पेशल लॉ है, इसका एक तरीकेकार भी अलग है। इसके हवाले से ये जो जुडिशियल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के हवाले से जो हमारा पूरा जो हमारा लॉ है, द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979, बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके चंद ऐसे सेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सेक्शन 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सेक्शन 8 हमें जो है हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। सेक्शन 8 हमें बताता है कि रेंट जो है उसको किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। सेक्शन 9 में हमें बताया गया था कि जो फेयर रेंट की लिमिट है वो कितनी होगी। हमने उसमें ये स्टडी किया था कि आप जो जब आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत प्रेमिसेस रेंट पे जब आप ले लेते हैं, देन विद इन आफ्टर 3 मंथ 3 इयर्स जो है आपका जो है रेंट फिर आपका जो है इंक्रीज होता है। वो भी जो आपका एग्जिस्टेंट यानी कि जो आपका रेंट होता है उसके 10% की जो है आपकी इंक्रीमेंट लगती है रेंट में, आफ्टर 3 इयर्स लगती है। ठीक है। और इसके हवाले से फिर हमने उसके अलावा एक बहुत ही अहम सेक्शन स्टडी किया था, सेक्शन 13, जो कि हमें परमानेंट इंजंक्शन के हवाले से जो है गाइड कर रहा था। उसमें हमने एक बहुत ही डिटेल जो है उसको स्टडी किया था, तो उसको देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप वॉच कर सकते हैं। चलिए हम अपने इस सेक्शन में सेक्शन 14 को कवर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 14 का जो टाइटल नोट है, जो हेड नोट है, वो ये है, डिलीवरी ऑफ वेकेंट पोजीशन। और ये जो है पूरे एंटायर हमारे एसआरपीओ जो है हमारा 1979 उसके अंदर पूरा जो हमारा ये ऑर्डिनेंस है, ये वाहिद हमारा जो है सेक्शन है पूरे स्टेचूट के अंदर, जिसका ट्रायल समरी होता है, अपील समरी होती है, और ये जो है समरी मैनर में ही डिसाइड किया जाता है। इसका ट्रायल समरी होगा, अपील समरी होगी। जनरली रेंट सूट इज नॉट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। जनरली तो इंस्टीट्यूट होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं होती कि हम उसको जाके इंस्टीट्यूट करें, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स एंड हमें जो बताए गए हैं वो इतने बिल्कुल क्लियर बताए गए हैं। उसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं है कि हम जाके इसको रेंट कंट्रोलर की अदालत में इस केस को जो है करें, इसीलिए इसको समरी ट्रायल का नाम दिया गया है। नोटिस notice shall be served to the tenant for 2 months. That notice shall be treated as rent application before rent controller. No written statement shall be, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है कि no written statement shall be instituted. बेसिकली ये उन जो है हमारे मालिक मकान लैंडलॉर्ड के हवाले से जो एक टिपिकल क्लास से बिलोंग करते हैं। चलिए हम स्टडी करते हैं अपने जो स्टेट्यूट है उसके सेक्शन को। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। बड़े क्लियरली इन्होंने हमें बता दिया, चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी इसके अलावा नहीं होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस उसी को कंसिडर किया जाएगा। द लैंडलॉर्ड ऑफ अ बिल्डिंग हु इज विडो और अ माइनर whose both parents are dead or a salaried employee due to retire within the next 6 months or has retired। यानी कि इसमें जो हमें बताई गई कि टिपिकल क्लास, एक मजबूर क्लास, एक लाचार क्लास, एक लैंडलॉर्ड की, जिसको हमें कोई भी परेशान नहीं करना, बगैर परेशानी के, उनको बगैर एनोइंग के हमें जो है उनको प्रेमिसेस जो है वापस करना है, रिटर्न करना है जब उनको नीड हो। एक वो बेवा औरत जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, एक वो माइनर जिसके दोनों पेरेंट्स जो है माँ बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है, एक वो सैलरीड पर्सन जो कि 6 महीने के अंदर अंदर रिटायर होने वाला है, उसके पास कोई प्रेमिसेस नहीं है, और ड्यूरिंग उसकी जो है जॉब के उसे कोई भी गवर्नमेंट जो है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड थी, जो कि जॉब के बाद जो है रिटायरमेंट के बाद उससे ली जाएगी, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। और रिटायर हो चुका है, या ऐसा कोई पर्सन जिसने 60 इयर्स की जो एज है उसकी हो चुकी है, या विद इन 6 मंथ होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो है एंड हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स, यानी कि ऐसा पर्सन जो 60 इयर्स का है, विद इन 6 मंथ होने वाला है, या मतलब उस एज में अपना पहुंच गया है।
मे बाय नोटिस इन राइटिंग, नोटिस इन राइटिंग करेगा अपने जो टेनेंट है उनको, कितने मंथ का करेगा, 2 मंथ का, और उनसे जो है पर्सनल यूज के लिए वो प्रेमिसेस जो है वो अपना लेगा, ठीक है। रिक्वायर हिम टू डिलीवर वेकेंट पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है नोटिस दिया जाता है कि विद इन 2 मंथ्स हमें जो है ये प्रेमिसेस रिक्वायर्ड है, किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज, फॉर बोनाफाइड नीड। इसको हम बोनाफाइड को अपने जो है सेक्शन 15 में मजीद क्लियर करेंगे, पर्सनल यूज को भी मजीद क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसका हम जो क्रक्स है मेन वो यहाँ पे देखेंगे। ये हमने पढ़ा था कि एक ऐसा हमारा सेक्शन है पूरे स्टेट्यूट के अंदर जिसमें समरी ट्रायल होता है, समरी अपील होती है, और इसमें रिटन स्टेटमेंट ही नहीं लिया जाता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर ये जो समरी सूट है ये मतलब रेगुलर सूट में इसका स्टेटस क्यों कन्वर्ट हो जाता है, आखिर क्या रीजन है। तो उसके रीजन जो है प्रोविजन में प्रोवाइडेड है, आपके पास जो है वो इसके सबसेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है, जो कि मेजोरिटी जो है नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और यही मेन जो है इसका एक इस पूरे सेक्शन का जो है मेन पॉइंट है, जिसको हमें बहुत ज्यादा जो है ना डिटेल से स्टडी करना है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सबसेक्शन जो हम पढ़ के आए shall apply where the landlord has rented out the building after he has retired or attained the age of 60 years। बड़ी क्लियरली बता दिया कि अगर रिटायरमेंट के बाद दी है बिल्डिंग, या जो है लैंडलॉर्ड ने रेंटेड आउट किया आफ्टर रिटायरमेंट, या आफ्टर 60 years ऑफ एज, या आफ्टर जो है बिकम विडो और ऑर्फन, यानी कि अगर ऐसी सूरत हाल है जिनमें वो पहले ही ऑर्फन थे और बिल्डिंग बाद में रेंट आउट की, पहले ही विडो थी बाद में रेंट जो है रेंट आउट की बिल्डिंग, या 60 years के एज के बाद जो है उन्होंने अपनी बिल्डिंग रेंट आउट कर दी। एक ये हमारा पॉइंट है। दूसरा ये द लैंडलॉर्ड शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल, बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है, द बेनिफिट ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 का बेनिफिट वो नहीं ले सकते जो भी लैंडलॉर्ड है, चाहे वो मजबूर क्लास ही क्यों ना हो, इफ ही इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम इन एनी अदर लोकेलिटी। अगर किसी और लोकेलिटी में उनके पास कोई बिल्डिंग है जिस घर में वो अभी रहते हैं, उनके पास अपने रहने के लिए प्रेमिसेस ऑलरेडी किसी और विसिनिटी में भी अगर या किसी और जो है एडजेसेंट लोकेलिटी में भी मौजूद है, उसके लिए भी मतलब ये जो है सेक्शन फिर इनके जो है स्टेट्यूट का ये जो सेक्शन है इसका बेनिफिट वो नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो ऑर्फन है, विडो है, जो भी है। तो ये तो मेन जो है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स है, जिसकी वजह से जो हमारा सेक्शन 14 है, इवन दो के जो है इसका ट्रायल समरी होता है, लेकिन इन दो जो है रीजंस की वजह से हमारा ये सूट जो है इसका स्टेटस कन्वर्ट हो जाता है रेगुलर सूट में। फिर उसी तरह से इसमें रिटर्न स्टेटमेंट भी आता है, सब कुछ आते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन जो है सेक्शन की तरफ। मेन सेक्शन ये है कि डिलीवरी ऑफ वेकेंट पोजीशन, अगर वाकई में उनका मसला जेन्युइन है, वो वाकई मजबूर है, लाचार है, बेबस है और रिटायर होने वाले उनके पास कोई और घर भी नहीं है, तो देन क्या होगा, उस क्लास को हमारे रेंट कंट्रोलर या हमारा कानून किस तरह प्रोटेक्ट करता है वो लिखा हुआ है सब क्लॉज 3 में। वेयर द टेनेंट हैज फेल्ड टू डिलीवर द पोजीशन, अब ये वाकई में जेन्युइन रीजन है, ठीक है, जिस यानी कि वो वाकई उनके पास कोई और घर नहीं है। अगर ये हमारे जो है, देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। होता ये है कि एक मजबूर क्लास होती है जो कि 2 महीने का नोटिस पीरियड देती है, लेकिन जो हमारे किराएदार साहब हैं वो घर खाली नहीं करते, ठीक है। जब वो घर खाली नहीं करते तो मजबूरन जो है लैंडलॉर्ड को कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। जब कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो जो उनका नोटिस पीरियड है ना, इवन दो के ये जो एक जो ट्रायल है हमारा समरी है, तो उसमें क्या करते हैं हमारे रेंट कंट्रोलर साहब, जो रेंट एप्लीकेशन है उसको एक जो है रेंट नोटिस को एक एप्लीकेशन कंसीडर करते हैं लैंडलॉर्ड की तरफ से, और उस पर रिटर्न स्टेटमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं कि जो है रेंट जो हमारे टेनेंट है वो आके रिटर्न स्टेटमेंट दें, उनको फुलफिल फॉर बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे जो है घर खाली कराया जाता है रेंट कंट्रोलर के जरिए से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रेंट कंट्रोलर कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते कि भाई जब एक मजबूर क्लास है, एक विडो है, कोई ऑर्फन है जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं और घर भी उनके पास एक ही है, तो वो कहाँ जाएंगे। डेफिनेटली अगर उनके पास गवर्नमेंट का कोई घर था जो उनको आफ्टर रिटायरमेंट वापस देना पड़ा, उनके पास कोई भी और घर नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो इस सिलसिले में रेंट कंट्रोलर जो रिटर्न स्टेटमेंट भी जो है उसको एंटरटेन नहीं करते। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो केस डिसाइड हो जाता है कि भाई आपको घर खाली करना है, मतलब खाली करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अगर टेनेंट ने ये स्टेब्लिश कर लिया कि जो हमारे लैंडलॉर्ड साहब है उनके पास ऑलरेडी घर मौजूद है, और अगर ये स्टेब्लिश कर लिया कि वो इस घर में जब से बना है तब से कभी उन्होंने मतलब यहाँ पे रहायश ही नहीं की, कभी रहे ही नहीं है इस घर में, ठीक है, और अगर ये स्टेब्लिश कर लें कि उन्होंने जो घर दिया था वो आफ्टर 60 years ऑफ एज दिया था, आफ्टर बिकम जो है विडो
उसके बाद दिया था, यानी कि ऑर्फन होने के बाद दिया था, इन दो कंडीशंस में जो है वो घर उसके बाद जो है रेंट कंट्रोलर रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो इंटरटेन करेंगे और सूट का जो स्टेटस है वो समरी से रेगुलर हो जाएगा। होपफुल कि आपको जो है होपफुली के समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि वाकई में अगर मजबूर है तो क्या होगा। तो सेक्शन 3 जो है हमें बताता है where the tenant has failed to deliver the possession of building under subsection 1 the controller shall on application of landlord, ये application वही थी जो नोटिस था, उस नोटिस को application कंसीडर किया जाएगा by the landlord in this behalf order eviction of the tenant from the building in a summary manner by using such force as may be necessary। तो बड़ी क्लियरली जो है यहाँ पे मेंशन है ये चीज जो मैंने आपको अभी बिल्कुल डिटेल में बताई कि अगर वाकई में मजबूर है, वाकई में उनके पास कोई और घर नहीं है, वाकई में उनका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं जो कि वाकई टिपिकल क्लास है, तो जो रेंट कंट्रोलर है वो इसको समरी मैनर में जो है डिसाइड करेंगे और जितनी नेसेसरी फोर्स को यूटिलाइज करना पड़े यूटिलाइज करके टेनेंट को एविक्ट किया जाएगा, एजेक्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है हमारे लैंडलॉर्ड को घर दिया जाएगा। लेकिन दो कंडीशंस जो ऐसी हैं जिसमें जो है ये केस उसकी जो स्टेटस है समरी से रेगुलर हो जाएगा अगर हमारे रेंट जो हमारे टेनेंट है वो ये स्टेब्लिश कर लेते हैं कि उनके पास जो है ऑलरेडी घर मौजूद है, तो ये मुझे क्यों जो है अपने इस घर से इवेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से ये जो हमारे दो, एक प्रोविजो और एक सेक्शन 2, ये हमारे मेन रीजन हैं इस केस को, इस सेक्शन को समरी से रेगुलर में कन्वर्ट करने के। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो डिटेल में जो मैंने बनाई आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सेक्शन 15 के बारे में पढ़ेंगे और देन इनको कंपेयर करेंगे कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। ये बहुत से भी ज्यादा, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। मेजोरिटी में जो एप्लीकेशन हमारे रेंट कंट्रोलर के पास आती है मेजोरिटी में वो सेक्शन 14, 15, सेक्शन 16 की आती है मेजोरिटी में। तो इसको लाजमी देखिएगा, जो भी आपके माइंड में क्यूरी से रेलिवेंट आए आप जो है कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के जो है आप बिलो में कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्यूरी जो है उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।